ओके जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन विद द टेक्सचुअल एनालिसिस। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट योर मीडिया स्टडीज पेपर 2। ठीक है जी, पेपर 2 का एलिमेंट है और दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन ए। ठीक है जी, दिस इज योर सेक्शन ए फॉर 9607 मीडिया स्टडीज पेपर 2। ठीक है जी, देखिए जी, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ये होती क्या चीज़ है, हमें पता होना चाहिए। देखो, दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ मीडिया टेक्स्ट। एनालिसिस ऑफ मीडिया टेक्स्ट। अब मीडिया टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी मूविंग इमेज। क्या होता है बेटा? मूविंग इमेज। वी विल एनालाइज एनी मूविंग इमेज। ठीक है, हम एक मूविंग इमेज को एनालाइज करेंगे अपने इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, देखो अब मेरी बात समझना। आपके पास यू आर हैविंग 30 मिनट्स। ठीक है, सही है, 30 मिनट्स होंगे फॉर 4 टाइम स्क्रीनिंग। यानी कि एक मीडिया टेक्स्ट को, एक मूविंग इमेज को, एक फिल्म के एक्सट्रैक्ट को 4 टाइम्स स्क्रीनिंग होगी। क्या होगी बेटा? 4 टाइम्स स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, जब 4 टाइम्स स्क्रीनिंग होती है तो उसमें होता क्या है बेटा? जब फर्स्ट टाइम स्क्रीन होगा, यू आर नॉट अलाउड टू मेक नोट्स, not allowed to make notes। सही है, आपको फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग के अंदर नोट्स बनाना अलाउ नहीं होगा। ठीक है, बट ड्यूरिंग द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम स्क्रीनिंग अलाउड टू मेक नोट्स। आपको नोट्स बनाना अलाउ होगा और इसके दौरान स्क्रीनिंग के बीच में भी 2-3 मिनट का गैप आता है जिसके अंदर आप लोगों को नोट्स अपने कवर अप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो दूसरी चीज होगी, एक्चुअली दैट इज ऑल अबाउट यू आर हैविंग 45 मिनट्स फॉर एसे राइटिंग। जिसके अंदर मैं कहता हूं अप्रॉक्सीमेट 800 to 1000 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना ही लिखना है। अप्रॉक्स 800 to 1000 वर्ड्स। 800 to 1000 वर्ड्स। ठीक है, ये आपकी एक बेसिक डिमांड होगी। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, ये आपका एक बेसिक आउटलुक है कि जिसके अंदर हमने सब कुछ करना होता है। यानी कि अगर मैं एक रिकैप देना चाहूं तो टेक्सचुअल एनालिसिस का मतलब क्या है? इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ द मीडिया टेक्स्ट। ठीक है, एक मूविंग इमेज, एक फिल्म के एक्सट्रैक्ट का, एक शो के एक्सट्रैक्ट का आपके सामने दिखाया जाएगा 4 टाइम्स। आपने उसके नोट्स बनाने, नोट्स किस चीज़ के बनाने, क्या बनाने, वो मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना होगा? उसको एनालाइज करना होगा, उसका एसे लिखना होगा आपने। ठीक है, याद रखिएगा, आपके पास किसी भी टेक्सचुअल एनालिसिस के 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज आपका एक टेक्सचुअल एनालिसिस 2 मेजर एरियाज पर बेस करता है। सही है, आपका जो फर्स्ट एरिया होता है, इस एरिया को हम कहते हैं टेक्निकल कोड्स। दूसरे एरिया को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशंस। सही है,
अब आपका हर मीडिया टेक्स्ट एक्चुअल के अंदर टेक्निकल कोड से मिलकर बनता है, जिसके अंदर आपका आ जाता है कैमरा, साउंड, एडिट एंड मेजन सीन। एक्चुअली ये 4 एलिमेंट्स मिलके कोई भी मीडिया टेक्स्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, सही है। आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए ना, वो फोकस इस चीज पे होना चाहिए। टेक्सचर एनालिसिस इज ऑल अबाउट हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड। देखो, हर टेक्निकल कोड की कोई ना कोई मीनिंग होगी, हर टेक्निकल कोड की कोई ना कोई मीनिंग होगी। अब ये जो हर टेक्निकल कोड की कोई ना कोई मीनिंग है मेरा बेटा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो चीज़ शो कहाँ पे होती है? रिप्रेजेंटेशंस के अंदर होती है। अब रिप्रेजेंटेशंस क्या कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एज, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, फिर सेक्सुअलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। इसमें स्टेटस भी अलग से आप आ सकता है। क्लास एंड स्टेटस कभी कभी साथ साथ भी होता है, कभी कभी अलग से भी आप थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये दीज टेक्निकल कोड्स क्रिएट मीनिंग्स, एम आई राइट? यानी कि ये जो टेक्निकल कोड्स हैं एक्चुअल में मीनिंग क्रिएट करते हैं, एम आई राइट? हम ये बात कह सकते हैं these technical codes construct meaning। क्या है बेटा? ये construct meaning, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, एम आई राइट? यानी कि ये टेक्निकल कोड्स होंगे तो रिप्रेजेंटेशंस डेवलप हो रही होंगी, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली हमने क्या पढ़ा? अब जरा सा इस चीज को समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा प्रोसेस समझा दूं, एक रिकैप दे दूं, भाई आपके थे टेक्निकल कोड्स, अब टेक्निकल कोड्स ने रिप्रेजेंटेशंस डेवलप की, टेक्निकल कोड्स ने क्या की? रिप्रेजेंटेशंस डेवलप की। आगे नहीं दे रहा रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर। क्या कंस्ट्रक्ट की? रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा, अब ये जो रिप्रेजेंटेशंस कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ठीक है, अब लेट्स सपोज अपर क्लास वर्सेस लोअर क्लास है। इन रिप्रेजेंटेशन से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकलेगी जिसको हम कहते हैं क्या? जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है, अपर वर्सेस लोअर क्लास,
अब किसी एक जगह पर अपर क्लास की रिप्रेजेंटेशन होगी, कहीं पे लोअर क्लास की होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो रहा है, ये जक्सटापोजिशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। फिर आपके पास मेल वर्सेस फीमेल, फिर आपके पास बाइनरी वर्सेस नॉन बाइनरी। बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर का मतलब मेल फीमेल, और नॉन बाइनरी का मतलब LGBTQ+, ठीक है, नॉन बाइनरी, ठीक है। माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, ब्लैक वर्सेस वाइट हो गया। हाँ, अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। अगर हम इस चीज़ को और बढ़ाते हैं तो आगे इसका मतलब कहीं पे एबिलिटी ग्रुप्स होंगे वर्सेस डिसेबिलिटी, कोई कैरेक्टर डिसेबल होगा, कहीं पे व्हील चेयर नज़र आ गई, कहीं पे कोई ब्लाइंड बंदा नज़र आ गया, कोई डेफ नज़र आ गया, तो उन तमाम को भी टीसी टेक्निकल कोड से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। समझ में आई बात? अच्छा जी, फिर आ गया चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड। समझ में आई बात? तो क्या हो गया, कुछ सीन्स के अंदर कोई एक रिप्रेजेंटेशन होगी, दूसरे सीन में उसकी काउंटर रिप्रेजेंटेशन होगी, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, जक्सटापोजिशंस। क्या क्रिएट हो जाएंगी बेटा, जक्सटापोजिशन। यहां तक बात समझ में आती है? ये एक मैंने बेसिक आउटलुक क्रिएट कर दिया आपके सामने कि पहले टेक्निकल कोड्स होंगे, वहां से रिप्रेजेंटेशन निकलेगी, उस रिप्रेजेंटेशन में जक्सटापोजिशन क्रिएट होगी। समझ में आई बात? लेट सपोज किसी एक फिल्म के अंदर अपर क्लास वर्सेस लोअर क्लास होगा, किसी एक फिल्म के अंदर माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी होगा, ब्लैक वर्सेस वाइट होगा, कहीं पे एडल्टहुड वर्सेस चाइल्डहुड होगा। समझ आई बात? दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जक्सटापोजिशन। 4 5 7 भी 3 4 7 भी हो सकती हैं, हो सकता है। अब जरा सा इस चीज को और आगे लेते हैं। अब देखिए, देयर आर सम थ्योरीज अटैच विद द पोस्ट मॉडर्न मीडिया, सॉरी फॉर टेक्सचुअल एनालिसिस। हमारे पास देयर आर सम थ्योरीज अटैच विद दिस, ठीक है। देखिए जी, सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी इसमें लिंक होती है, दैट इज ऑल अबाउट स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है बेटा? स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी है। इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। सही है। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब क्या है? हमारे मीडिया प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इनकोडिंग करते हैं, और हमारी जो ऑडियंस होती है वो उस कंटेंट को डिकोड करती है। सही है। अब हमने ये देखना होता है, एक्चुअली ये जो थ्योरी है ना बेटा, ये हमारे ओवरऑल नैरेटिव्स के साथ लिंक्ड होती है। किसके साथ लिंक होती है बेटा? ओवरऑल नैरेटिव के साथ। सही है। हमने ये देखना होता है, स्टुअर्ट हॉल कहता है ड्यूरिंग द इनकोडिंग प्रोड्यूसर्स कैन सपोर्ट द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, और प्रोड्यूसर कैन सपोर्ट और चैलेंज, दो हो सकता है, सपोर्ट और चैलेंज दी डोमिनेंट आइडियोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती क्या चीज है? एम आई राइट? अब डोमिनेंट आइडियोलॉजी लिंक विद द मे बी लिंक विद द कैपिटलिज्म, पेट्रियार्की, ठीक है, एथनोसेंट्रिक व्यूज हो सकते हैं, रेसिज्म हो सकता है, एजिज्म हो सकता है, ठीक है। ये तमाम चीजें डोमिनेंट आइडियोलॉजी में। सही है। अब देखो, इसको हम अपने एग्जाम में कैसे यूज करेंगे, आंसर में कैसे यूज करेंगे? हमने देखना है कि नैरेटिव जो है डोमिनेंट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है या चैलेंज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है या चैलेंज कर रहा है, ठीक है। हमारा जो स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी है वो कहती है कि ऑडियंस यूज टू डिकोड द मीडिया टेक्स्ट,
और जो एक्टिव ऑडियंस होती है बेटा, वो किसी भी मीडिया टेक्स्ट को या तो प्रेफर्ड कोड में या नेगोशिएटेड कोड में या अपोजिशनल कोड में इंटरप्रेट कर रही होती है, जबकि प्रोड्यूसर चाहता है कि ऑडियंस जो है वो प्रेफर्ड कोड में ही उसको एनालाइज करे। एम आई राइट? अब हम इसको आंसर में कैसे यूज करेंगे? इसको आंसर में ऐसे यूज कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट हॉल थ्योरी ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, media producers used to enforce the audiences to decode the media text into preferred code. सही है? And sometimes they support the dominant ideology and sometimes they oppose the dominant ideology. In this media extract, the producer supports the dominant ideology of capitalism as the core representation rotates around the representation of lower class and the working class and lower class and the upper class. समझ में आई? It could be patriarchy also. The stereotypical roles of women की बात हो सकती है जहाँ पर, सही है, एजिज्म की बात हो सकती है, रेसिज्म की बात हो सकती है। तो स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी एक्चुअली आप ओवरऑल नैरेटिव के साथ लिंक करेंगे। एम आई राइट? जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि आइदर ये डोमिनेंट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है या डोमिनेंट आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रही। आप अपने पास एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं कि भाई मैंने इस चीज़ को देखना है कि ये चीज़ इसको सपोर्ट कर रही है या सपोर्ट नहीं कर रही। सही। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। The next theory is Ferdinand's theory of semiotics। ठीक है, ये थ्योरी किसके साथ लिंक है? साइंस एंड सिंबल्स के साथ लिंक है। साइंस एंड सिंबल्स के साथ में इसके मुताबिक हर साइन और सिंबल के देयर आर 2 levels ऑफ मीनिंग। नंबर 1 इज सिग्निफाई, इसका मतलब क्या है? वॉट इट इज, ये सामने चीज नजर आ रही है, आपने बता दिया ये चीज नजर आ रही है। एंड नंबर 2 इज सिग्निफायर, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, याद रखें, आप इसको एग्जीक्यूट करना है। देखो, फर्डिनेंड की थ्योरी यूज होती है टू एनालाइज मीनिंग। अब ये जो थ्योरी यूज होती है टू एनालाइज द साइंस एंड सिंबल्स, साइंस एंड सिंबल्स को एनालाइज करने के लिए यूज होती है। अब आपने क्या करना होगा, अब एग्जाम के अंदर आपने क्या करना है, जब आपको फिल्म दिखाई जा रही है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आइडेंटिफाई एनी साइन और सिंबल। कोई भी थ्योरी एग्जाम में लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप उसको कॉनोटेशंस के साथ लिंक नहीं करेंगे। सही है? फिर आप क्या करोगे, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया उस चीज को, तो आप करोगे आपने यू नीड टू डेवलप कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग उस चीज के कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को क्रिएट करना है। ठीक है, कि उसके उस कॉन्टेक्स्ट में नैरेटिव में उसकी मीनिंग क्या क्रिएट हो रहा है। लाइक अकॉर्डिंग टू, आप ऐसे लिखोगे आंसर में, अकॉर्डिंग टू द फर्डिनेंड्स थ्योरी ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड और द सेमियोटिक्स, every sign and symbol are having 2 levels of the meaning. Number 1 is signifier, number 2 is signified. Signifier is, it means what it is, what the actual meaning is, and signified stand for the contextual meaning of that particular sign and symbol. In this extract we can see a number plate, सही है, which connotes that or which signify the location of the narrative. Let's suppose एक नंबर प्लेट के ऊपर कैलिफोर्निया लिखा हुआ है, तो वो जो साइन और सिंबल है उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हो गए।
जनाब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वह आती है रोलैंड बार्थ्स की इस थ्योरी का नाम है डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। डेनोटेशन एंड कॉनोटेशंस हमारे मीडिया टेक्स्ट के अंदर जो हमारे टेक्निकल कोड्स होते हैं, denotations are linked with what we can see. These are your technical codes, what we can see. Number 2 is connotations. This is all about contextual meaning. अब ये वाली जो थ्योरी है, ये थ्योरी किसके साथ लिंक है? आपके टेक्निकल कोड्स के साथ। आप एक पैराग्राफ में ओवरऑल बताएंगे दीज वर द टेक्निकल कोड्स इन दिस एक्सट्रैक्ट एंड दीज टेक्निकल कोड्स वर डेवलपिंग दीज मीनिंग्स। एम आई राइट? दीज टेक्निकल कोड्स वर डेवलपिंग दीज मीनिंग्स। समझ में आई बात? तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यू नो द बैकग्राउंड ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशंस। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपके ये कोर थ्योरीज होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब हम आ जाते हैं आंसरिंग पैटर्न के ऊपर। सही है, देखिए सबसे पहले आपके आंसर में आपने जो आइडेंटिफाई करना है ना, जिसको हम कहते हैं बिग आंसर। अब बिग आंसर जो होता है वो क्या करता है वो बेस करता है किसके ऊपर? रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? सही है। अब देखो, आपने जब आपको फिल्म दिखाई जा रही होगी तो पहले आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई दी रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन भी अगर शो हो रही हैं तो फिर आपने उसकी जक्सटापोजिशन डेवलप करनी है। फिर आपने आइडेंटिफाई दी जक्सटापोजिशन, यानी कि उसकी एंटोनियम क्या बिल्ड हो रहा है। ठीक है, एंड देन आपने क्या करना है बॉस? यू नीड टू लिंक द टेक्निकल कोड्स विद द रिप्रेजेंटेशन। आपने टेक्निकल कोड को रिप्रेजेंटेशन के साथ लिंक कर देना है कि अब ये जो रिप्रेजेंटेशन हम कह रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशंस दिखाई गई हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये क्यों दिखाई गई हैं, कैसे दिखाई गई हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो एक्चुअल के अंदर आपने लेट्स सपोज जो भी रिप्रेजेंटेशंस दिखाई गई थी, देखो याद रखो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं। वन मीडिया टेक्स्ट कैन कनोट मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, लाइक बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एक मेजर रिप्रेजेंटेशन जरूर होती है जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट बेस कर रहा होता है। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है जिसके ऊपर पूरा कॉन्फ्लिक्ट बेस कर रहा होता है। ट्राई टू क्रिएट द जक्सटापोजिशन विद दैट पर्टिकुलर। समझ में आई बात? देखो, हम हर पैराग्राफ के अंदर, अभी मैं आपको आंसरिंग स्ट्रक्चर पे भी लेके आऊंगा आगे जाके, हम हर पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन बिल्ड कर रहे होते हैं। अब उस रिप्रेजेंटेशन की कोई ना कोई जक्सटापोजिशन भी होती होगी, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट नहीं बन सकता। एम आई राइट? एक बंदा बहुत ही मर्सिडीज बेंज में जा रहा है, अगला बंदे को आपने साइकिल पे गरीब आदमी को दिखा दिया, उसके कॉस्ट्यूम डिफरेंट थे, जक्सटापोजिशन क्रिएट हुई। देखो, फिल्म या कोई भी मीडिया टेक्स्ट बगैर कॉन्फ्लिक्ट के सर्वाइव नहीं कर सकता। दे नीड टू बिल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आई बात? यहां तक बात समझ में आती है?
यहाँ तक कवर अप करेंगे। इसके बाद हम आगे जो है डिस्कस करेंगे आंसरिंग पैटर्न को। जब मैंने आपको आंसरिंग पैटर्न कराना है कि पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, फिर 2 में क्या लिखना है, फिर 3 में क्या लिखना है, फिर 4 में क्या लिखना है, 5, 6, 7, 8, यानी कि किस तरह से कंटेंट बिल्ड होगा। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिन टिप्स के थ्रू आप आराम के साथ सेक्शन एनालिसिस कर सकते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ये इससे पहले ये हुआ था, और नोट्स बनाने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है। ठीक है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।